वेलकम टू द्रोणाचार्य IAS यूट्यूब चैनल। दिस इज़ आवर डेली न्यूज़पेपर वीडियो। आज है 1 दिसंबर और हम आज के द हिंदू न्यूज़पेपर के मस्ट रीड न्यूज़ आर्टिकल्स इस वीडियो में ब्रीफली कवर करेंगे। ये वो न्यूज़ आर्टिकल्स हैं जो हमारी UPSC प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हैं। सो लेट्स बिगिन विद इट। सो आज का हमारा पहला न्यूज़ आर्टिकल COP28 समिट से रिलेटेड है। सो एज वी ऑल नो, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज COP ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्लाइमेट समिट है ऑफ यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड इसे इस साल UAE होस्ट कर रहा है और कल से इसकी शुरुआत हो चुकी है इस कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ की, इस समिट की। और कल इसका फर्स्ट डे था और फर्स्ट डे पे ही एक मेजर टेक अवे जो हमें मिला है दैट इज़ रिलेटेड टू लॉस एंड डैमेज फंड। तो लॉस एंड डैमेज फंड को लेकर एक बड़ी डेवलपमेंट COP28 समिट के फर्स्ट डे पे हुई है। तो सबसे पहले समझते हैं कि ये लॉस एंड डैमेज फंड है क्या। देखिए, एज वी वर टॉकिंग और हम लगातार आर्टिकल्स भी फॉलो कर रहे हैं एंड वी नो कि लगातार हमारे जो क्लाइमेट क्राइसिस है ये एस्केलेट होता जा रहा है एंड देयरफॉर अडेप्टेशन स्ट्रैटेजीज जो हैं उनके ऊपर हमें फोकस करना होगा एंड फॉर दैट लॉस एंड डैमेज फंड पिक्चर में आता है। तो जब भी हम क्लाइमेट चेंज की बात करते हैं, क्लाइमेट क्राइसिस की बात करते हैं, सो वी टॉक अबाउट हाउ कैन वी मिटिगेट इट। हम किस तरीके से एडेप्टेशन एफर्ट्स कर सकते हैं जिससे कि इसका जो असर है, जो कॉन्सिक्वेंस है क्लाइमेट चेंज का, वो कम से कम हो। हमारी अडेप्टेशन एक तरह का क्लाइमेट चेंज के लिए एक हमारा प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स है। ये हमारा आर्ट ऑफ सर्वाइवल है, जैसे कम्युनिटीज़ यूज़ करती हैं, कंट्रीज़ ऐसी चॉइसेस करती हैं ताकि जो भी क्लाइमेट की वजह से जो चैलेंजेस हम फेस कर रहे हैं हम उसे फेस करने के लिए अपने आप को प्रिपेयर कर सकें, कोप अप कर सकें। लेकिन बहुत सी ऐसे कॉन्सिक्वेंसेस हैं क्लाइमेट चेंज के जो कि इरिवर्सिबल हैं, जिन्हें आप अवॉइड नहीं कर सकते, आप किसी अडेप्टेशन एफर्ट के साथ मिटिगेट नहीं कर सकते एंड देयरफॉर उन चेंजेस की वजह से जो रियल लॉस है वो हमारी कम्युनिटी का है, कंट्रीज का है, इकोसिस्टम का है। दैट इज़ द बिगर इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज और इसी को एड्रेस करने के लिए एक लॉस एंड डैमेज फंड डिज़ाइन किया गया। लॉस एंड डैमेज फंड ये एक फाइनेंशियल मैकेनिज्म है जिसे खास तौर पे डिज़ाइन किया गया है कि जो इरिवर्सिबल कॉन्सिक्वेंसेस क्लाइमेट चेंज के हो रहे हैं, जिनको आप मिटिगेट नहीं कर सकते, अवॉइड नहीं कर सकते, उन डैमेजेस के लिए ये फाइनेंशियल मैकेनिज्म बनाया गया है। इस फंड का ये एम है कि जो रियल लॉस हमारी कंट्रीज़ का, कम्युनिटीज़ का, इकोसिस्टम का हो रहा है उससे कंपनसेट किया जाए। उस लॉस को पूरा करने के लिए, उस डैमेज को पूरा करने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड को इन्विजन किया गया। बिकॉज देखिए, जब हम इकोसिस्टम की बात करते हैं, कम्युनिटी की बात करते हैं, जो लॉसेस क्लाइमेट चेंज की वजह से हो रहे हैं मोस्ट ऑफ देम आर बियॉन्ड मॉनेटरी वैल्यू। आप ऐसा नहीं है कि यू विल से कि हाँ इतने डॉलर का इतने उसका लॉस हो गया। नो, मोस्ट ऑफ देम आर बियॉन्ड द मॉनेटरी वैल्यू। बट मोस्ट इम्पॉर्टेंटली द क्लाइमेट चेंज इज cutting to the core of our human rights, our well-being and the environmental stability। तो इस विजन को देखते हुए ये लॉस एंड डैमेज फंड को डिज़ाइन किया गया। नाउ अगर हम लॉस एंड डैमेज फंड का जेनेसिस देखें कि किस तरह ये इवॉल्व हुआ है, तो एक चीज़ तो हम क्लियर हैं जो हम डिस्कशंस कर रहे हैं, दैट इज़ ऑन द आइडिया ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी। ठीक है, ओवर द लास्ट 30 ईयर्स ये लगातार ये कॉल डिफरेंट कंट्रीज रेस कर रहे हैं इंक्लूडिंग इंडिया कि जो हिस्टोरिक पोल्यूटर्स हैं, जो हिस्टोरिकली जो पोल्यूशन हुआ है और उस पोल्यूशन में जिन कंट्रीज़ का मेजर रोल रहा है उन्हें अपना रोल एक्नॉलेज करना चाहिए। क्योंकि जो हिस्टोरिक पोल्यूटर्स हैं उनकी वजह से जो वर्ल्ड, हमारी अर्थ का जो सरफेस टेम्परेचर है वो 1 डिग्री सेल्सियस से इंक्रीज हुआ है एंड द हिस्टोरिक पोल्यूशन इज कॉजिंग ऑल दिस डैमेज वर्ल्ड वाइड और इसका ज़्यादा असर पुअरेस्ट कंट्रीज़ के ऊपर हो रहा है। तो सबसे पहले यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमें हाईलाइट करना होगा दैट इज़ ऑफ हिस्टोरिकल अकाउंटेबिलिटी। अब जब हम इसकी जेनेसिस देखते हैं तो यहाँ पे 2013 में COP19 हुई थी इन वॉर्सॉ, पोलैंड। वहाँ पे इसे इस्टेब्लिश किया गया लॉस एंड डैमेज फंड को। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए याद रखना कि लॉस एंड डैमेज फंड COP28 में इस फंड को लेकर कुछ क्लियरेंसेस मिली हैं, कौन मैनेज करेगा, कौन कितना कंट्रीब्यूशन करेगा, कुछ क्लैरिटी आई है। लेकिन
इस कॉन्सेप्ट का जो फॉर्मल एग्रीमेंट था लॉस एंड डैमेज फंड का, वो 19th COP में हुआ था 2013 में इन वॉर्सॉ, पोलैंड। याद रखेंगे ये बात। और ये फंड स्पेशली क्रिएट किया गया जिससे कि जो इकोनॉमिकली डेवलपिंग नेशंस हैं वहाँ पे जो फाइनेंशियल उन कंट्रीज़ को फाइनेंशियल एड देने के लिए, टेक्निकल असिस्टेंस देने के लिए, ताकि जो क्लाइमेट चेंज की वजह से वो लॉस और डैमेज फेस कर रहे हैं उसे कंपनसेट करने के लिए ये लॉस एंड डैमेज फंड COP 19 में इसका फॉर्मल एग्रीमेंट आता है विच लेड टू द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ दिस फंड। फिर इस फंड से रिलेटेड और डेवलपमेंट्स हुई जैसे कि COP 25 में इस दौरान सेंटियागो नेटवर्क इस्टेब्लिश किया गया फॉर लॉस एंड डेवलपमेंट फंड। लेकिन इस टाइम पे कंट्रीज़ ने कमिट नहीं किया कि वो इस इनिशिएटिव को सपोर्ट करने के लिए कितना फ़ंड देंगे। तो COP 25 में हाउएवर सेंटियागो नेटवर्क जरूर डेवलप किया गया बट कंट्रीज़ ने कमिट नहीं किया। फिर आता है 2021 में COP 26 जो कि हुई थी ग्लासगो में। तो वहाँ पे भी इस फंड को लेकर कि किस तरह इस फंड को ऑपरेशनलाइज किया जाए उसे लेकर काफ़ी डिस्कशंस हुई थी बट अगैन नथिंग मच रिमार्केबल अंटिल COP 27 जो कि नवंबर 2022 में हुई थी। अब यहाँ पे बहुत ही इंटेंस नेगोशिएशंस हुई जिसके बाद जो हमारे यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन के क्लाइमेट चेंज के जो मेंबर्स हैं उन्होंने एग्री किया कि येस वी आर सेटिंग अप द लॉस एंड डैमेज फंड, और साथ ही में एक ट्रांजिशनल कमेटी भी इस्टेब्लिश की गई टू फिगर आउट कि किस तरीके से ये जो फंड है ये इसका क्या रोल होगा, किस मैकेनिज्म से ये फंड ऑपरेट करेगा। तो इसके लिए ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई थी इन COP 27। इसका टास्क था कि कंट्रीज़ को रिकमेंडेशंस दिया जाए कि वो किस तरीके से इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। और यहाँ पे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि ये जो ट्रांजिशनल कमेटी बनाई गई थी इन्होंने ये कंक्लूड किया था कि किस तरीके से इस फंड की ऑपरेशनलाइज होनी चाहिए, जैसे कि COP 28 समिट के फर्स्ट डे पे एग्री किया गया है। मेन पॉइंट ये था कि ये जो फंड है इसे वर्ल्ड बैंक इसे होस्ट करेगा। दैट इज़ द मेन पॉइंट ओवर हियर कि इस फंड को वर्ल्ड बैंक जो है वो उसका इंटरिम होस्ट होगा फॉर द पीरियड ऑफ 4 years। और सेकेंडली यहाँ पे भी जो कॉमन बट डिफरेंशिएटेड रिस्पॉन्सिबिलिटी का जो प्रिंसिपल है उसे फॉलो किया जाना चाहिए और किस तरह क्लाइमेट रेपरेशंस होनी चाहिए, इन सब को लेकर जो ट्रांजिशनल कमेटी थी उसने अपनी रिकमेंडेशंस COP 28 में फॉरवर्ड की थी। एंड जिसके बाद हमारे पास अब जो रिज़ल्ट आया है वो ये है कि UAE जो कि होस्ट कंट्री है और जर्मनी इन्होंने कमिटमेंट की है कि वो $100 million इस फंड के लिए कमिट करते हैं। US $17 million की कमिटमेंट कर रहा है। UK ने अप्रॉक्सीमेटली $50.6 million की बात की है। जापान ने $10 million सेट किए हैं फॉर दिस पर्टिकुलर फंड एंड यूरोपियन यूनियन ने $145 million कमिट किए हैं। तो अब यहाँ पे हमारे पास जो मेंबर कंट्रीज़ हैं उन्होंने कि जो हमारा ये लॉस एंड डैमेज फंड है ताकि ये ऑपरेशनल हो सके उसके लिए जो कमिटमेंट्स करनी थी वो कितनी कॉन्ट्रीब्यूशंस करेंगे वो हमारे पास आ गई हैं। तो अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो इस फंड को $250 million की कमिटमेंट्स जो हैं वो मिल चुकी हैं। मूविंग अहेड, हमारा अगला न्यूज़ आर्टिकल GS पेपर 3 पॉइंट ऑफ व्यू से स्पेस एंड टेक्नोलॉजी परस्पेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। इट इज़ अबाउट एन वेरी इंपॉर्टेंट साइंस बेस्ड स्पेस मिशन विच इज़ एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट, जिसे हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं एक्सपोसैट। So XPOSat is going to investigate the polarization of the intense X-ray sources। तो इसी को लेकर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने अनाउंसमेंट की है। उन्होंने अपना प्लान अनाउंस किया है दैट दे आर गोइंग टू लॉन्च द फर्स्ट एक्स-रे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट। सो एक्सपोसैट काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज ये इंडिया का पायोनियर पोलरीमेट्री का मिशन है जिसका एम है कि जो हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं उनके हर डायनेमिक को एक्सट्रीम कंडीशंस में भी स्टडी करना। एंड दिस वुड बी वर्ल्ड्स सेकेंड पोलरीमेट्री मिशन। इससे पहले एक्सरे को अगर यूज़ करके पोलरीमेट्री का ये सेकेंड मिशन ही होगा, क्योंकि इससे पहले नासा का जो इमेजिंग एक्सरे पोलरीमेट्री एक्सप्लोरर है जिसको IXP कहा जाता है उन्होंने 2021 में इसे लॉन्च कर दिया था। इसके बाद सेकंड नंबर पे आएगा इंडिया का एक्सपोसैट। सो एक्सपोसैट कोलैबोरेशन है इसरो और रमन रिसर्च इंस्टीट्यूट बेंगलुरु कर्नाटका का। अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इस आर्टिकल के अंदर एक्सपोसैट के जो साइंटिफिक पेलोड्स हैं उनकी भी यहाँ पे बात की है, तो इसलिए डिस्कस करना इंपॉर्टेंट है।
एक्सपोसैट में 2 साइंटिफिक पेलोड्स दिए जाएंगे। वन इज पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, जिसे हम शॉर्ट में बोलते हैं पॉलिक्स, एंड द अदर वन इज एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, जिसे हम कहते हैं एक्सपेक्ट। तो ये जो पेलोड्स हैं इनको लो ऑर्बिट के अंदर भेजा जाएगा। तो सबसे पहले अगर हम पोलिक्स पेलोड की बात करें, विच इज़ पोलरीमीटर इंस्ट्रूमेंट इन एक्सरेज, ये क्या करेगा कि जो भी हमारे पोलरीमेट्री के पैरामीटर्स होते हैं उनको मेजर करेगा। जैसे जो पोलराइजेशन जो आ रही है, एक्सरे एनर्जी जो आ रही है, उसकी डिग्री क्या है, उसका एंगल क्या है, जिस भी एस्ट्रोनॉमिकल सोर्स से वो ओरिजिनेट हो रही है, किस डिग्री पे आ रही है, किस एंगल पे आ रही है, ये सब कौन मेजर करेगा? पोलिक्स करेगा। एंड जो हमारा एक्सपेक्ट है, एक्सरे स्पेक्ट्रोस्कोपी एंड टाइमिंग, ये पेलोड बेसिकली वैल्यूएबल टाइमिंग प्रोवाइड करेगा, जो स्पेक्ट्रोस्कोपी इंफॉर्मेशन है वो देगा। तो बेसिकली इससे क्या है कि जो भी हमारे एस्ट्रोनॉमिकल सोर्सेज हैं और जो भी इमिशन प्रोसेसेस वहाँ से हो रहे हैं, उनको समझने के लिए ये जो पोलरीमेट्री मेजरमेंट्स हैं, दिस आर वेरी एक्सीलेंट डायग्नोस्टिक टूल्स, जिनको यूज़ करके उन इमिशन प्रोसेसेस को समझा जा सकता है। जैसे कि ब्लैक होल्स, आपके न्यूट्रॉन स्टार्स, कोई एक्टिव गैलेक्टिक न्यूक्लियाई है, कोई विंड नेबुलाई है, उन सब से जो इन सोर्सेज से जो एमिशंस आ रही हैं उनको आप पोलरीमेट्री के साथ उनकी मेजरमेंट्स कर सकते हैं। तो उन एमिशन मैकेनिज्म को हम समझ पाएंगे, विच विल एनहांस आवर करंट अंडरस्टैंडिंग। एंड पोलरीमेट्रिक ऑब्जर्वेशन को आप मिक्सअप कर दीजिए विद स्पेक्ट्रोस्कोपिक वन, आप टाइमिंग मेजर भी कर रहे हो, तो इससे हम एंटिसिपेट कर पाएंगे कि ये जो एस्ट्रोनॉमिकल इमिशन प्रोसेसेस हो रहे हैं इनकी लिमिटेशंस क्या हैं, हम उनको ओवरकम कर पाएंगे। इट इज़ एक्सपेक्टेड कि इस मिशन की जो लाइफ है दैट वुड बी अराउंड 5 years। एंड इस मिशन को लेकर, एक्सपोसैट को लेकर, इसरो ने अपना जो प्लान है उसे अनाउंस किया है दैट वी आर ऑल सेट टू लॉन्च द एक्सपोसैट। मूविंग अहेड, हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल इकोनॉमी पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। इट्स टॉकिंग अबाउट द आउटपुट ऑफ द 8 कोर इंडस्ट्रीज ऑफ इंडिया। तो हमारे जो कोर सेक्टर्स की ग्रोथ है वो 12.1% से इम्प्रूव हुई है। अगर देखा जाए सितंबर में 9.2% पे हमारी ग्रोथ रेट थी कोर सेक्टर्स की, और अक्टूबर मंथ में ये 12.1% पे पहुंच गई है। और सभी जो 8 सेक्टर्स हैं उन सब की ग्रोथ यहाँ पे पॉजिटिव हुई है। अब इस रिमार्केबल चेंज में बेस इफेक्ट का भी एक रोल है, प्लस पिछले जो हमारी 4 सेक्टर्स थी वो पहले कॉन्ट्रैक्टेड थे, अब वो भी यहाँ पे पॉजिटिव ग्रोथ शो कर रहे हैं। तो इसने भी अक्टूबर मंथ के लिए नंबर्स को काफ़ी ज़्यादा हेल्प की है। तो सबसे पहले मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि आपको पता होना चाहिए, यू शुड ऑलवेज नो कि इंडिया के 8 कोर सेक्टर्स कौन कौन से हैं। सो वी हैव कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, फर्टिलाइजर्स, स्टील, सीमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। These are the 8 core sectors of India। और ये core sectors इसलिए भी हैं, देखें जब हमारा आता है ना इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, उसमें सिर्फ और सिर्फ इन 8 core sectors की जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज़ 40.27। इतनी वेटेज है, 40.27 वेटेज रखते हैं कोर सेक्टर्स इन द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, सबसे ज़्यादा वेटेज रिफाइनरी प्रोडक्ट्स की है, देन इलेक्ट्रिसिटी, स्टील, कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट्स एंड फर्टिलाइजर्स। ठीक है, बिकॉज वैसे भी जो आपका इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो मेजर करता है कि पर्टिकुलर टाइम में जो हमारे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स की जो प्रोडक्शन की जो वैल्यू है उसमें कितने चेंजेस आए हैं। तो उसमें 40.27% जो होल्ड है वो हमारे कोर सेक्टर्स का है। कमिंग बैक टू दिस पर्टिकुलर आर्टिकल, तो अक्टूबर में सबसे अच्छी परफॉर्मेंस रही है इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर की, 20.3% से राइज हुआ है इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन। देन वॉज कोल आउटपुट, ये भी 18.4% के आसपास रहा। सीमेंट का 17.1% के आसपास की ग्रोथ रही है। स्टील 11%, नेचुरल गैस 9.9, फर्टिलाइजर प्रोडक्शन को भी पेस मिली है, पिछले 5 महीने में तो देखा जाए तो काफ़ी पेस मिली है और 5.3%। और रिफाइनरी प्रोडक्ट्स जो हैं वो 4.2% की ग्रोथ से राइज किए हैं। तो बड़ी चीज़ तो ये है कि हमारे 8 के 8 जो सेक्टर्स हैं उन सब में एक पॉजिटिव ग्रोथ देखने के लिए मिली है। सो ये ट्रेंड्स हमारी यूपीएससी प्रिपरेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। एक तो ये आपको कोर सेक्टर्स का पता होना चाहिए, क्या क्या वेटेज है इनकी इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में वो पता होना चाहिए, एंड क्या ट्रेंड चल रहा है इस ट्रेंड का आपको आइडिया होना चाहिए।
हमारा नेक्स्ट न्यूज़ आर्टिकल डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट है। वेल इस आर्टिकल में दो चीज़ें मेंशन की गई हैं। एक तो ये कि दिसंबर 4 को इंडियन नेवी डे आने वाला है, तो उसकी तैयारियां ऑफ कोर्स नेवी कर रही है। और साथ ही में इस आर्टिकल के अंदर एक्सरसाइज मिलन के बारे में भी रेफरेंस दी गई है। सो इंडिया इज़ ऑल सेट टू होस्ट द लार्जेस्ट मल्टीलेटरल एक्सरसाइज नेक्स्ट ईयर फरवरी 2024 में हम एक्सरसाइज मिलन जो है उसकी नेक्स्ट एडिशन होस्ट करने वाले हैं। एंड इट इज़ एक्सपेक्टेड कि 2024 नेक्स्ट ईयर more than 50 countries will be participating in the exercise million. देखिए एक्सरसाइज मिलियन इज़ दी अभी पिछले साल तो 40 प्लस कंट्रीज़ आए थे और अब अगले साल 50 प्लस कंट्रीज़ आने वाले हैं। एंड देयरफॉर बहुत बड़े स्केल पे यहाँ पे नेवी एक्सरसाइज में पार्टिसिपेशन होती है। एंड इसका मेन फोकस यही रहता है कि हमारी जो मिलिट्री इंगेजमेंट्स हैं उसकी एक्सपेंशन की जाए। एंड साथ ही में इंडियन ओशन रीजन के अंदर हमारी इतनी कैपेसिटी बिल्डिंग हो कि हम बाकी कंट्रीज़ को भी असिस्ट कर सकें एज द फर्स्ट रिस्पॉन्डर एंड द प्रेफर्ड सिक्योरिटी पार्टनर व्हेन इट कम्स टू द इंडियन ओशन रीजन। सो इट इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अदरवाइज अगर हम एक्सरसाइज मिलन की डिटेल्स देखें तो ये बायएनुअल मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज थी। पहली बार इसे इंडियन नेवी ने 1995 में अंडमान एंड निकोबार कमांड से इसे इंसेप्ट किया था। एंड तब तो सिर्फ 4 कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया था, इंडोनेशिया, सिंगापुर, श्रीलंका, थाईलैंड। दे वर द फर्स्ट कंट्रीज़ जिन्होंने 1995 की जो एडिशन है उसमें पार्टिसिपेट किया था। और अब आप देखें वी विल बी होस्टिंग 50 प्लस कंट्रीज़ इन द February 2024। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली हमारा जो लुक ईस्ट पॉलिसी है, एक्ट ईस्ट पॉलिसी है, सागर इनिशिएटिव है, इन विच वी आर फोकसिंग ऑन सिक्योरिटी एंड ग्रोथ फॉर ऑल इन द रीजन अलॉन्ग विद द इंडियन ओशन रीजन। तो इस पर्सपेक्टिव से हमारी नेवी की कैपेसिटी बिल्डिंग एक्सपेंशन ये इसका मेजर गोल है। मूविंग अहेड, हमारा अगला आर्टिकल भी डिफेंस पर्सपेक्टिव से इम्पॉर्टेंट है। तो इंडियन नेवी के लिए 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स लॉन्च की गई हैं। तो बेसिकली 2019 में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने कोचिन इक्विपमेंट शिपयार्ड को एक कॉन्ट्रैक्ट दिया था कि आपने टोटल 8 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स वेसल्स जो हैं वो डेवलप करनी हैं। उनमें से 3 एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स इंडियन नेवी के लिए लॉन्च हो गई हैं। अब इन वेसल्स के जो नाम रखे गए हैं दैट इज़ INS माहे, INS मालवा एंड INS मैंग्रोल। तो इन्हें इंडियन नेवी के लिए लॉन्च किया गया है। तो इससे पहले इंडियन नेवी के पास अभय क्लास की जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कॉर्वेट्स हैं वो प्रेजेंट थे, लेकिन अब ये जो माहे क्लास शिप्स आने वाली हैं दे विल रिप्लेस दोज। एंड इनको डिज़ाइन किया गया है कि जब एंटी सबमरीन ऑपरेशंस के लिए कोस्टल वाटर्स में किस तरीके से इन ऑपरेशंस को डील करना है उसको देखते हुए इन्हें डिज़ाइन किया गया है। बेसिकली वो जो लो इंटेंसिटी मैरीटाइम एरियाज़ हैं, माइन लेइंग एरियाज़, सबमरीन सर्वेलेंस ऑपरेशंस, इन सब को देखते हुए ये एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स डिज़ाइन की गई हैं और 8 टोटल बनने वाली हैं। इनमें से 3 जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर शिप्स हैं इन्हें इंडियन नेवी के लिए लॉन्च कर दिया गया है। सो दैट इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो। आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू ऑल इन माई नेक्स्ट वन। थैंक यू।